नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएन फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि मेनली क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। पहले हम बात करेंगे इसमें डेफिनेशन ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर कि जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो होता क्या है। सेकंड हम बात करेंगे एटोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो किस वजह से हो रहा है, उसके कारण क्या हो सकता है। थर्ड है इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसमें जो पेशेंट है उसमें किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा है। देन उसके अंदर बात करेंगे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें हम देखेंगे कि हम हाउ टू डायग्नोस ईटिंग डिसऑर्डर को, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे ईसीजी हो गया, फिर सीटी स्कैन हो गया, या फिर ब्लड टेस्ट हो गया। लास्ट में इसका मैनेजमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर के लिए हम कि ईटिंग डिसऑर्डर को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या फिर उसमें कौन सी मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं उसे ठीक करने के लिए, कौन सी थेरेपीज हम दे सकते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के लिए। आइए देखते हैं। पहला इसमें ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर कि ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, एक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो पेशेंट है वो क्या करता है, abnormal ईटिंग बिहेवियर शो करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है कि पेशेंट या तो पेशेंट ज़्यादा खाना खाएगा, या फिर कम खाना खाएगा, या फिर बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगा, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर होगा, या फिर जो पेशेंट है वो क्या करेगा, खाना ज़्यादा खाएगा, या फिर खाना कम खाएगा, या फिर खाना खाएगा नहीं, ठीक है। ये मेनली क्या है, थ्री टाइप्स का होता है हमारा ईटिंग डिसऑर्डर। पहला इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, सेकंड इसमें बुलिमिया नर्वोसा, थर्ड में पिका, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब है यहाँ पर जो पेशेंट है वो क्या करता है, सेल्फ स्टारवेशन करता है, ठीक है, भूखा रहता है यहाँ पर। सेकंड हमारा बुलिमिया नर्वोसा, इसमें क्या करता है कि जो पेशेंट है वो तो ज़्यादा खाना खाएगा, अच्छे से खाना खाएगा, देन उसके बाद क्या करेगा, वोमिटिंग को इंड्यूस करवा देगा। देन उसके बाद है पिका, इसमें क्या करता है, नॉन न्यूट्रिशनल फूड को क्या करता है, इनटेक करता है। देन उसके बाद है एनोरेक्सिया नर्वोसा की, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो होता क्या है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या करता है, पेशेंट सेल्फ स्टारवेशन स्टार्ट करता है, भूखा रहता है, और इसमें क्या होता है, एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का, ठीक है। यहाँ पे भूखा क्यों रहता है, क्योंकि पेशेंट को एक फियर रहता है कि उसका जो वेट है वो गेन ना हो जाए। इस डर के कारण पेशेंट क्या करता है, खाना नहीं खा पाता अच्छे से, वो खाना ही खाना छोड़ देता है। सेकेंड है इसमें मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स, ठीक है, ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखा गया है कंपेयर टू मेल्स। जैसे कि एक्टर्स हो गए आपके, एथलीट्स हो गए आपके, मॉडल हो गए आपके, या फिर डांसर हो गए, ठीक है। इन सबको क्या रहता है, एक फियर रहता है कि हमारा जो बॉडी इमेज है वो ऑल्टर ना हो जाए, ठीक है। ये सब लोग अपनी क्या करते हैं, फीमेल्स अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, एक तरह का डाइट प्लान करते हैं, ठीक है। इन्हें डर रहता है कि हमारा वेट गेन ना हो जाए, हमारा बॉडी ऑल्टर ना हो जाए। इसमें मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स है वेट फोबिया, ठीक है। फोबिया बोल सकते हैं, डर, ठीक है, एक तरह का डर रहता है पेशेंट को कि हमारा वेट गेन ना हो जाए। सेकंड है इसमें एटोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। इसमें पहला है जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। ये मेनली मोनोजाइगोटिक ट्विंस से होने का डर है, जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं जिसमें सेम सिमिलरिटीज रहती हैं, ठीक है, एक जैसी सिमिलरिटीज रहती हैं, उनमें होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड है इसमें बायोकेमिकल हाइपोथैलेमस फंक्शन, ठीक है, जो हमारे हाइपोथैलेमस के फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि डोपामिन हो गया, ठीक है, सेरोटिन हो गया, नॉन एप्रिन हो गया, उनमें क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। सेकंड हमारा सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर में क्या है, मास मीडिया ब्यूटी, ठीक है। इसमें क्या करता है कि जो पर्सन होता है वो क्या करता है, नेटवर्क या फिर सोशल मीडिया से क्या करता है, उनकी तरह बनने के लिए कोशिश करता है, उन्हें कॉपी करता है कि हमें भी इनकी तरह बनना है, ठीक है। तो अपनी बॉडी को क्या करता है, एक तरह का मेंटेन करके रखता है वो, ज़्यादा खाना नहीं खाएगा, ज़्यादा खाना खाएगा तो सोचेगा कि मेरा वेट गेन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, खाना खाना ही छोड़ देता है। सेकंड हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर में पहला हमारा लोनलीनेस देन अनमीट नीड्स। लोनलीनेस यहाँ पर क्या है, लोनलीनेस यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि अकेलापन, ठीक है, जब पेशेंट अकेला रहेगा, या फिर अनमीट नीड्स, अनमीट नीड्स बोल सकते हैं यहाँ पे उसकी ज़रूरतें पूरी ना होना, बोल सकते हो कि न्यूट्रिशनल की ज़रूरतें पूरी ना होना, ठीक है। एक तरह का क्या रहता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है। पेशेंट को क्या रहता है, एक तरह का रिपीटेड थॉट्स आएंगे, आइडियाज़ आएंगे अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, या फिर फियर रहेगा उसे कि मेरा वेट गेन ना हो जाए, वो बार बार उसी की तरह के थॉट्स या फिर आइडियाज़ आते रहेंगे। देन उसके बाद है मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे फैमिलीज होती हैं, मॉडर्न फैमिलीज होती हैं, वो क्या करती हैं, एक तरह का अपने आप को क्या करती हैं, उस मॉडर्न में आने के लिए, ठीक है, क्या करती हैं वो, अपनी पर्सनैलिटी को उसमें क्या रखती हैं वो, एक तरह का क्या रखते हैं उसमें, जैसे कि थिननेस, ठीक है। थिननेस मतलब कि एक तरह अपने आप को थिननेस रखते हैं और रखना पसंद करते हैं वो, इसलिए वो खाना नहीं खाते वो। सेकेंड है इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम पहला ऑल्टर बॉडी इमेज, ठीक है। बात कर रहे हैं पेशेंट काफ़ी दिन से खाना नहीं खा रहा है, खाना ही खाना छोड़ रखा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो बॉडी इमेज है वो क्या हो जाएगी, ऑल्टर हो जाएगी, पेशेंट क्या है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। देन उसका वेट लॉस भी होगा, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है पेशेंट को तो उसका वेट लॉस भी होगा,
ठीक है, वीकनेस, पेशेंट के अंदर वीकनेस देखने के लिए मिलेगी हमें। फिर उसके बाद एमनोरिया, एमनोरिया क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। किस कारण हो जाएंगे डिस्टर्ब, जैसे कि पेशेंट को क्या बोलेंगे, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो उसके हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि हो गया प्रोजेस्टेरोन हो गया, फिर एस्ट्रोजन हो गया, ये सब हमारे क्या है हॉर्मोन्स हैं, इनमें डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसके कारण क्या होगा, एमनोरिया। देन उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट का जो बीपी है वो भी लो रहेगा, पेशेंट का बीपी, ठीक है। एंजाइटी होगी पेशेंट को। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, जैसे कि हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, उनमें क्या हो जाएंगे, वो इम्बैलेंस हो जाएगा उनमें, ठीक है। देन उसके बाद है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, पेशेंट को एक्टिविटी करने के लिए प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, वो एक्टिविटी नहीं करेगा किसी भी तरह की। देन उसके बाद फैटिक होगा, प्रोन इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं पहले इसमें माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे पहले इसमें क्वासिकोर, क्वासिकोर में क्या होगा, एक तरह का सीवियर फॉर्म कंडीशन है, ये किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, ठीक है। देन इसमें मेरस्मस, मेरस्मस क्या होगा, ये भी एक सीवियर टाइप ऑफ फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो कैलोरीज होती हैं उसमें डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, इसमें मेरस्मस होगा, ठीक है। देन उसके बाद है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का पेशेंट क्या कर रहा है, काफ़ी दिन से खाना नहीं खा रहा है, पी नहीं रहा है कुछ, पेशेंट को आम सी बात है कि एक तरह का डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी रहेगी। देन उसके बाद है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज का यहाँ पे मतलब है कि जो हमारे कोलोन होते हैं, फिर हमारे पैनक्रियाज होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर इम्पेयरमेंट, ठीक है। जो हमारे कार्डियोवास्कुलर इम्पेयरमेंट है, जो हमारी हार्ट की, हमारी जो हार्ट की एक्टिविटी है वो क्या रहेगी, एक तरह की एबनॉर्मल रहेगी, ठीक है। नॉर्मल ना होने की वजह से एबनॉर्मल रहेगी, क्यों रहेगी, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स है उनमें क्या रहेगा, इनबैलेंस रहेगा, फिर वो क्या रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, उसके कारण क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर में इंपेयरमेंट देखने के लिए मिलेगी हमें। लेकिन देन उसके बाद एमनोरिया, एमनोरिया मैंने अभी आपको बताया था, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, हम देखेंगे कि किस हाउ टू डायग्नोस, कि हम ईटिंग डिसऑर्डर को कैसे डायग्नोस कर रहे हैं, क्या क्या लेबोरेटरी टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये आपका सीटी स्कैन हो गया या फिर ईसीजी हो गया, ये सब देखेंगे हम। पहले इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसके अंदर हम हेड टू टोए, ठीक है, क्या करेंगे, हेड टू टोए, ठीक है। देन उसके बाद है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे हम पेशेंट की पूरी। देन ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में हम कर सकते हैं सीबीसी, सीबीसी, ठीक है। सीबीसी में क्या होगा, कंप्लीट ब्लड सेल्स हो सकता है, जैसे कि हम पेशेंट का उसमें एचबी देख सकते हैं, हेमोग्लोबिन देख सकते हैं, या फिर पेशेंट की प्लेटलेट्स देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ईसीजी, ईसीजी हम क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो पेशेंट की हार्ट की एक्टिविटी है उसे नोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ईसीजी कर रहे हैं। देन उसके बाद सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन इसलिए करेंगे क्योंकि जो उसकी अभी बताया था मैंने, पहले बताया था उसमें कि जो उसके हाइपोथैलेमस के फंक्शन है वो क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीटी स्कैन देख रहे हैं, सीटी स्कैन कर रहे हैं किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ को फाउंड करने के लिए हमारे ब्रेन में। देन यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन इसलिए करेंगे क्योंकि हम जब यूरिन एग्जामिनेशन अपीयरेंस चेक करने के लिए, ठीक है, जो यूरिन की अपीयरेंस है उसे हम चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूरिन एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इनटेक आउटपुट चार्ट करेंगे, देन ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे। देन इसके बाद है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कि हम क्या क्या थेरेपीज दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम पेशेंट को। पहला इसमें बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी में क्या करते हैं कि जो पेशेंट का माल अडेप्टिव बिहेवियर होता है, ठीक है, उसे हम चेंज करते हैं पेशेंट का बिहेवियर, ठीक है, एक माल अडेप्टिव बिहेवियर में लेकर आते हैं। माल अडेप्टिव बिहेवियर क्या है, यहाँ पर एक तरह का बैड बिहेवियर है, और अडेप्टिव बिहेवियर क्या है, गुड बिहेवियर बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं हम कि जो फैमिली थेरेपी, फैमिली थेरेपी क्या है, एक तरह की साइको साइकोथेरेपी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोकस ऑन हेल्पिंग फैमिलीज, ठीक है, जैसे कि फैमिलीज कपल्स में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते हैं, काफ़ी दिन से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उस कारण भी पेशेंट क्या करता है, खाना नहीं खा पाता है, उसे हम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो उनका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को हम अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फैमिली थेरेपी देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है इंडिविजुअल थेरेपी, ठीक है। इंडिविजुअल थेरेपी में हम क्या करेंगे कि जो इंडिविजुअल थेरेपी है क्या है कि ज्वाइंट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक थेरेपिस्ट रहता है, एक पर्सन रहता है, ठीक है, एक थेरेपिस्ट रहेगा, एक पर्सन रहेगा। थेरेपिस्ट क्या करेगा, उसे असिस्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, देन उसके बाद उसे गाइडेंस देगा जो थेरेपिस्ट है इंडिविजुअल थेरेपी में, ठीक है। देन उसके बाद है कुछ ड्रग्स देते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेशन ड्रग होगी, ठीक है। एंटी डिप्रेशन ड्रग में पहले आएगा डेसिप्रामाइन, ठीक है, डेसिप्रामाइन एक ड्रग है, हमें कितना देना है, 300 mg पर डे देना है, ठीक है। सेकंड हमारा एमिट्रिप्टाइलिन, ठीक है, इसमें देना है 75 mg पर डे, ठीक है। देन उसके बाद है एमोक्सापाइन, एमोक्सापाइन हमें कितना देना है, 100 mg, ठीक है, 3 टाइम्स डे, मतलब कि 100 mg का मतलब यहाँ पर
दिन में 3 बार देना है हमें वो, ठीक है। देन उसके बाद है कुछ सप्लीमेंट्स देंगे हम, विटामिन देंगे या फिर कुछ मिनरल्स देंगे, ठीक है। मैं आशा करूँगा कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।